तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सैन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का झारखंड बोर्ड का फिजिक्स का मॉडल सेट। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास 11th में थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होंगे और मान लीजिए ध्यान नहीं दिए होंगे तो सिर्फ ये मॉडल सेट करके चल जाइएगा तो आपका जो है पास मार्क्स का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऐसे आपको मिलेगा वहाँ पे सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न इसमें और प्रत्येक के लिए 1 अंक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आइए आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। इन इंग्लिश, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका JC बॉस, बी नंबर ऑप्शन है JH भाभा। ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसका हम सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सर CV रमन। लेकिन आपका बुक इसमें जो मॉडल सेट में दिया हुआ है B, जो कि गलत है। सही इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? इकाई प्रणाली आप लोग पढ़े होंगे, 3 तरह का होता है, MKS, CGS, SI और एक तो और होता है FPS। ये डेसिबल नहीं है। डेसिबल जो है आपका वो डेसिबल होता है, उसको ध्वनि से संबंधित है, तो डेसिबल नहीं है, तो यही हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन नहीं है, तो डेसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है SI प्रणाली में मौलिक इकाइयां है, मतलब SI प्रणाली में मौलिक इकाइयां, दूरी को किस में मापेंगे, इसमें मीटर को किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है SI प्रणाली में, तो वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए। A नंबर ऑप्शन में है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला। B नंबर ऑप्शन में मीटर, किलोग्राम। दूसरा देखिए ये तो B नंबर गलत हो गया। सेकेंड हम लोग मापते हैं टाइम को, और जबकि यहाँ दूसरा दिया हुआ, दूसरा तो वो फर्स्ट सेकेंड वाला हो गया, क्योंकि हमको मापना है सेकेंड समय को, तो समय का सेकेंड दूसरा नहीं होता है, तो B यहाँ से कट कर सकते हैं हम लोग। फिर आ गया मीटर, न्यूटन, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। हमको बोला था मौलिक इकाइयाँ, मौलिक में देखिए न्यूटन नहीं आता, न्यूटन बल का हो गया जो आधारी भौतिक राशि है। अब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो वो C नंबर भी कट हो गया। अब D नंबर मिलाते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, फ्लक्स। देखिए फ्लक्स होता है तीव्रता, विद्युत फ्लक्स होता है ज्योति तीव्रता, या फिर हम लोग जब क्लास 12th में पढ़ेंगे उसका मात्रक होता है। तो ये भी एक तरह का आधारी नहीं है, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि। हमको बोला था मौलिक, मौलिक यानी कि आधारी, तो A नंबर इसका ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर टिक कर देते हैं A। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो भाई अब चौथा सवाल है मेरा कि एक वाहन आधी दूरी V1 की चाल से और आधी दूरी V2 की चाल से, तो उसकी औसत चाल क्या है? इसमें देखिए आपको पूरा दूरी अगर दिया है तो उसमें 2 टाइप में बांट दिया, आधा आधा। इसका मतलब दोनों दूरी समान है। और इसका एक ट्रिक आता है, जब भी दूरी समान हो तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2V1 अपॉन V1 प्लस V2, यानी कि ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर C, वहाँ पे टिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। निम्नलिखित, अब 5वां सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी आगे बढ़ रही है? आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपको इसमें कुछ भी नहीं पूछा है, देखिए जस्ट इतना पूछा हुआ कि दूरी और समय में रिलेशन पूछा है। तो इसमें दूरी और समय में रिलेशन जो है एक ही से आता है, औसत चाल, औसत वेग, औसत चाल। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ दूरी और दूरी दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन दिया रहता तब वेग लगाते, लेकिन हमको इसमें दे दिया है क्या, दूरी दिया हुआ है, सॉरी दूरी नहीं, औसत वेग ही होगा। तो इसका हो जाएगा आपका C नंबर ऑप्शन, औसत वेग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो औसत वेग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो पहले आपको थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल के बारे में बता देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल देखिए यानी कि प्रक्षेप, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। ये ऐसे करके मान लीजिए, ये तो हो गया सरल रेखा में गति। अगर किसी चीज़ को हम ऊपर फेंक देते हैं ऐसे करके, तो ये इसी मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अधिकतम सीमा यानी कि रेंज इसको बोला जाता है। रेंज इसको ऐसे, ये जो दूरी तय किया सीधा में, उसको रेंज कहेंगे। और ये वाला जो दूरी हो गया,
इसको मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, लेकिन मैक्सिमम हाइट ये हो गया, ठीक है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है आर मैक्स 45 डिग्री पे होता है। तो 90 डिग्री वाला तो ऑप्शन मेरा ऐसे ही कट गया, ये वाला काट सकते हैं इसको, 90 डिग्री वाला ऑप्शन। तो 45 डिग्री वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, व्हेन आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वाला हो जाएगा मेरा सही। तो आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर सवाल है आपका। 7वां नंबर सवाल है, एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन कर रहा है, तब इसका कोणीय वेग क्या होता है। तो कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध, रैखिक वेग हो गया आपका v, ठीक है, रैखिक वेग आपका हो गया v, और कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा। तो v बराबर होता है r ओमेगा। ये होता है कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध। ओमेगा हो गया आपका कोणीय वेग और v हो गया आपका क्या, रैखिक वेग, ठीक है। और r हो गया परिधि, त्रिज्या दिया होगा। तो वृत्त का परिधि बोल रहा है, तो 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के अनुदिश गति कर रहा है। तो r बराबर दिया हुआ मेरा 2 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं r बराबर 2, और मेरा v बराबर दिया हुआ है 6। अगर यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा बराबर हो सकता है मेरा v अपॉन r, और v अपॉन r जब करेंगे 6/2 यानी कि 3 आएगा, और उसका रेडियन पर सेकेंड होता है। तो बी नंबर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए आगे, अगला है एक्सक्लेरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब त्वरण किस प्रकार का भौतिक राशि है। वेक्टर है, स्केलर है, टेंसर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो त्वरण हम लोग सभी जानते हैं, त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो ये तो आसान सा सवाल था, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 9वां सवाल है, एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है। ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये तो 9th क्लास का सब है, सब आता है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी सदिश राशियाँ निहित है। कौन कौन सदिश राशि है समीकरणों में, कैट हो सदिश राशि हमको गिनना है। तो देखिए, शक्ति जो है वो अदिश राशि होता है, कार्य भी जो है अदिश राशि होता है, समय भी अदिश राशि, बल मेरा सदिश होता है, त्वरण सदिश होता है, तो 2 ठो यहाँ हो गया, वेग सदिश होता है, और फिर विस्थापन सहित सदिश होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे गिनेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 4 ठो सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी मिल रहा है, बी नहीं डी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जबकि आपका मॉडल सेट का आंसर में बी दिया हुआ है, ठीक। अगर इसको बी किस तौर पे दिया हुआ है, बी दिया हुआ है सिर्फ हम इक्वेशन देखेंगे, इसमें 3 तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। तो 3 इक्वेशन दिया है, तो उसमें से 2 ठो क्या है मेरा सदिश है और 1 ठो अदिश है शक्ति वाला। लेकिन हम अलग अलग करके देखेंगे, बल भी एक सदिश राशि होता है, त्वरण भी सदिश राशि होता है, सबको अगर गिनेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। हम उसको कंसीडर करके चले हैं, क्योंकि इसका आंसर में बहुत सारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, इट इज़ कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। मतलब गीले कपड़े को सुखाने के लिए, आप लोग डेली लाइफ में फील भी किए होंगे, गीला कपड़ा को ऐसे सूखने दे देंगे तो उसमें कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसको अगर झटका मारेंगे तो जल्दी से सूखता है। तो वही बोल रहा है इसमें, किसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, किसका अवसर एडवांटेज ले रहे हैं। तो गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसमें जो है आपका न्यूटन के गति का जड़त्व वाला नियम लगता है, ठीक है। तो जड़त्व वाला नियम कौन सा बताता है, जड़त्व वाला नियम पहला नियम बताता है न्यूटन की गति का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल, रिकॉइल मतलब होता है पीछे की ओर हटना, इन ए गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। तो जब भी हम गन चलाएंगे तो हमको जितना तेज़ी से आगे की ओर बुलेट निकलेगा उतना ही तेज़ी से हमको पीछे की ओर रिकॉइल मिलेगा, यानी कि झटका लगेगा। तो वो झटका क्यों लगता है, वो झटका आपका लगता है क्या होता है, क्योंकि गोली के आसपास
अधिक रेखीय संवेग होता है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के कारण ये लगता है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, इसका भार क्या होता है? तो भार जो होता है, भार बराबर होता है W बराबर m/g। ठीक है, W बराबर mg। तो अगर हम लोग का द्रव्यमान अगर मान लेते 2 kg है, तो इसका भार कितना होगा? जी बराबर आप लोग जानते हैं, जी बराबर क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है यहाँ पे स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे m का मान 2 बैठाएंगे और g का मान 9.8 बैठाएंगे, तो मेरा ऑप्शन निकल कर आएगा ए नंबर। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीक़ा से। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा 13वां सवाल है कि चलती बस में एक यात्री को अचानक रुकने पर आगे की ओर झटका लगता है। यह समझाया जा सकता है न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, या संवेग संरक्षण के द्वारा। तो जो आगे की ओर झटका लगता है वो एक्चुअल में लगता है जड़त्व के कारण। जब भी बस अचानक चल रहा है, अचानक चलता है तो हमको पीछे की ओर झटका लगेगा, और जब एकाएक रुकता है तब आगे की ओर झटका लगता है। इसमें एकाएक रुकने वाला बोल रहा है, अचानक रुकने वाला। तो अचानक रुकने वाला जड़त्व यानी कि गति के जड़त्व के कारण। तो जड़त्व वाला हमको इसमें न्यूटन से संबंधित करके दिया है, तो वो किस में लगता है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ेंगे न्यूटन के पहले नियम से। इसके पहले भी एक तो सवाल था न्यूटन के पहले नियम से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा 14वां सवाल है कि कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, मतलब कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ऊर्जा का संरक्षण, बी बोल रहा है केवल न्यूटन का पहला नियम, सी बोल रहा है मेरा क्या केवल न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से। तो कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण समझा जा सकता है न्यूटन का दूसरा और तीसरा दोनों नियम से, क्योंकि बल लगता है। तो बल जो लगता है वो दूसरा नियम बताता है, और जितना क्रिया करेंगे उतना प्रतिक्रिया होगा वो तीसरा नियम बताता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि टक्कर जब होगा, कणों के बीच टक्कर होगा तो टकराएगा, तो वो आप लोग देखे होंगे कि दो चीज़ टकराता है तो एक दूसरे से दूर भी हटता है। तो जब दूर हटेगा तो उसमें तीसरा नियम लग जाएगा, और बल लग रहा तो उसमें दूसरा नियम। तो डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है मेरा 15वां सवाल। तो 15वां सवाल है, तो 15वां सवाल में क्या बोल रहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सर्फेस। फ्लैट सर्फेस में समतल सतह। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द, बोल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल जो लगेगा किसके समानुपाती होगा। तो किसके समानुपाती हो, हिंदी में पढ़ सकते हैं m द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे समान सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल F किसके समानुपाती होगा? देखिए फिगर से हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आंसर तो देना ही है, थोड़ा थोड़ा समझ के भी चलेंगे। अगला आता है, फिगर से जब समझेंगे तो आएगा मेरा, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रखा हुआ है, कोई वस्तु है, और इसको हम समतल सतह पर ले जा रहे हैं। तो इसको जब अगर हम इधर की ओर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा ना, और वो फ्रिक्शन फोर्स किसके समानुपाती होता है वही हमसे पूछा है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स किसके समानुपाती है? पिंड का द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, जिस किसी भी वस्तु का यानी कि पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें उतना अधिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ऐसे लिख सकते हैं F समानुपाती m, m क्या है वहाँ पे? m जो है पिंड का द्रव्यमान, और F है जो है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अधिक लगेगा उसका मतलब द्रव्यमान भी अधिक है, द्रव्यमान कम है तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा 16वां सवाल है। 16वां सवाल है मेरा कि
तो 16वां सवाल है, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, किसी भी तरह के टक्कर में रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है, ए और बी दोनों, ना ए और ना बी। तो 16वां नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रैखिक संवेग हमेशा उसमें संरक्षित रहता है। ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा बोला है संरक्षित होता है बी नंबर में, जो कि सरासर गलत है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आप लोग साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। अब बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू खाली स्थान इनटू हाइट क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P बराबर mgh। ओके, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। P बराबर क्या होता है mgh, जहाँ पे m जो है मेरा मास है, g है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और h है हाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, g फॉर गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। फॉर्मूला होता है P बराबर mgh। m का मतलब मास हो गया यानी कि द्रव्यमान, g मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h फॉर हाइट। तो देखिए क्या नहीं दिया है इसमें, g नहीं दिया है, तो g का डी नंबर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, मतलब बल और विस्थापन का ग्राफ का क्षेत्रफल के अंतर्गत क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो 18वां नंबर सवाल जो है वो दर्शाता है कार्य को दर्शाता है। मतलब जैसे हम लोग अगर ग्राफ खींचना चाहेंगे, ऐसे करके जब ग्राफ खींचते हैं, अगर इधर बल को रख दिए, इधर विस्थापन को रख दिए, ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए मेरा ग्राफ ऐसे करके आ गया, तो ये जो एरिया बनेगा ना, ये किसको दर्शाता है, ये कार्य को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग बढ़िया से करके चलिएगा, याद रखिएगा। एफ एस अंडर कर्व इज एरिया क्या बताता है, वर्क को बताता है। ओके, तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, अगला है मेरा किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसी घूर्णी अनुरूप है। किसका घूर्णी अनुरूप है। टॉर्क मतलब होता है क्या, टॉर्क मतलब कह सकते हैं एक तरह का जो जब भी हम घूमते हैं तो उस पर बल लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है। और वो जो है घूर्णी अनुरूप किसका है, बल का ही अनुरूप है, यानी कि टॉर्क एक प्रकार का बल है। टॉर्क कुछ नहीं है, जैसे घर्षण एक प्रकार का क्या है, बल है, उसी प्रकार टॉर्क क्या है, बल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। तो 20 नंबर का ऑप्शन, ये सब फॉर्मूला वाला सवाल है, सबको आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको टॉर्क कहा जाता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, टॉर्क। टॉर्क को टाउ से दर्शाया जाता है। ठीक है, टाउ बराबर जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्या बोलता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा नहीं कि मॉडल सेट में ये आया तो यही आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो फॉर्मूला सब आप लोग कॉपी में लिख के रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा कि अगला 21वां सवाल, इफ़ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass then its angular momentum is directed along its, मतलब यदि किसी पिंड यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है, मान लेते कोई पिंड है वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो अपने अक्ष पर जब वो घूम रहा है तो वो किस दिशा में, तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो कोणीय संवेग किस दिशा में होता है, कोणीय संवेग आपका होता है घूर्णन की धुरी की दिशा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, घूर्णन की धुरी। तो घूर्णन की धुरी दिया हुआ है मेरा डी नंबर ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, तो VE का फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है V बराबर √GM/R। ठीक है, V बराबर 2GM/R होता है। तो इसमें देखिए किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, मास ऑफ द प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ द बॉडी, तो यही मास ऑफ द बॉडी पर निर्भर नहीं करता। और डी नंबर ऑप्शन में दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी पर तो निर्भर करता है, तो किस में निर्भर नहीं करता है, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी मेरा किस में ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में,
यानी कि किसी ग्रह का सतह पर पिंड का पलायन गति किस पर निर्भर नहीं करता है, पिंड के द्रव्यमान पर। और फॉर्मूला हम ऊपर लिखवा दिए हैं, फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको टिक करके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहाँ पर अधिकतम होगा, कहाँ पर न्यूनतम होगा, ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो 23वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर, इन इंग्लिश हम लोग कह सकते हैं द एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अब बोल रहा है मैक्सिमम एट पोल होगा, मैक्सिमम एट इक्वेटर होगा, मिनिमम एट पोल होगा, इक्वल बोथ एट पोल एंड इक्वेटर। तो देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, अर्थ है। ये अर्थ को अगर बीचों बीच दो भाग में बांट दें और ऐसे, इसको बोलते हैं वर्टिकली और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जब बांटेंगे तो ये यहाँ पे दो पॉइंट मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को इक्वेटर कहा जाता है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को पोल कहा जाता है। और पोल पर जी का मान यानी ग्रेविटी का मान मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, मैक्सिमम एट पोल, जबकि ये सब गलत दिया हुआ है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ था, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, जबकि भूमध्य रेखा यानी कि ये वाला रेखा पर न्यूनतम होता है, अधिकतम नहीं होता है। अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, यहाँ पर और यहाँ पर अधिकतम होगा। समझ में आ गया। इसको याद रखिएगा, गांठ बांध के रखिएगा, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला बोलिए सवाल, अगला पढ़िए। अगला है सवाल आपका, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखाए थे, v बराबर वेग द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर, पिंड का द्रव्यमान। एस्केप वेलोसिटी देखिए, इसके पहले भी एक सवाल था और अभी भी एक सवाल है, तो इसको बढ़िया से थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मान लेते ये कोई ग्रह है, ग्रह का द्रव्यमान m है और इस पर कोई वस्तु रखा हो, इसका छोटी m मान लेते हैं द्रव्यमान। तो ये छोटी m पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है। तो निर्भर नहीं करता यानी m पर पावर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर है मेरा m पर पावर 0, तो ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अगला, हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के किस नियम में किस आधार पर काम करता है, किस नियम पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है पास्कल के नियम पर काम करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक मेरा पास्कल के नियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर काम करता है। हाइड्रोलिक, जहाँ भी हाइड्रोलिक वर्ड आ जाए वो हमेशा पास्कल का नियम पर आधारित होता है। और एक बात पास्कल के नियम का ये भी याद रखिएगा कि पास्कल के नियम में गुरुत्वाकर्षण को नगण्य माना जाता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में सवाल। अब देखिए 26वां, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड में शयन द्रव में, फाइनली इट, हिंदी में कोई पिंड किसी शयन द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो अंत में यह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, एक निरंतर वेग से गिरता रहेगा, बी घटते वेग के साथ गिरता रहेगा, सी नंबर बढ़ते वेग के साथ गिरता रहेगा, डी नंबर तरल में आराम करने के लिए आता है। तो वो जब भी एक शयन वेग में गिरता है, शयन लिक्विड में गिरता है, तो वो जो होता है निरंतर वेग से गिरता ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। लेकिन वो तो अपना निरंतर वेग से गिरता रहेगा, लेकिन विस्कस है तो वो ऊपर से फ्रिक्शन लगाएगा, इसीलिए जाके बाद में रुक जाता है, लेकिन उसका वेग वो निरंतर अपना वेग से गिरता रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। अगला है मेरा 27वां सवाल, द विस्कस फोर्स। तो अगला सवाल है मेरा 27 नंबर, शयन बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा कितना सही हो जाएगा, ए। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब नॉर्मली सवाल है, इसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित रहता है और जिसके ऊपर वो विक्षुब्ध हो जाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका क्रांतिक वेग, ठीक है। जैसे मान लीजिए नल को हम जब खोलते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अगर हम जैसे नल, मान लीजिए ये मेरा नल है, तो नल को जैसे नल का टैप थोड़ा थोड़ा खोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बूंद गिरता है। जैसे उसका टैप थोड़ा बढ़ाएंगे तो ऐसे सीधा सीधा गिरने लगता है। फिर अगर पूरा फुल स्पीड कर देंगे तो ऐसे करके गिरने लगता है। तो ये जो जब सीधा गिर रहा था इसको बोलते हैं धारा रेखित प्रवाह, और जब ये फैल गया इसको बोला जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। तो एक लिमिट आता है, उस लिमिट के बाद वो फैलने लगता है, तो उसी लिमिट को क्या कहा जाता है, उस लिमिट को कहा जाता है क्रांतिक वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल मेरा 29वां सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। बोल रहा है एक स्टील के तार पर 2 किलोग्राम भार लादा गया,
तो यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विस्तार के लिए एक तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, y बराबर a डेल्टा l अपॉन क्या होता है, y बराबर a अपॉन डेल्टा l, इस तरह का फॉर्मूला होता है। देखिए a ऊपर में आ रहा है, इसमें हमको त्रिज्या से बात किया, नीचे कुछ भी हो छोड़िए उसको, बात खत्म कीजिए। आप सब फॉर्मूला को याद रखिएगा, a हमको चाहिए, a यानी कि त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या a एरिया में आता है ना, कोई पाइप रहेगा या फिर कोई तार रहेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो ये ऐसे गोलाकार होता है, तो गोलाकार होता है जिसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो r और ये मॉड्यूलस सीधा समानुपाती है, जबकि ये वाला और ये वाला विस्तार उसका डेल्टा l गुना में है, तो गुना में है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो जाएगा, डेल्टा l व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, तो डेल्टा l कितना बढ़ेगा, अगर इसको दोगुना बढ़ाएंगे, इसको दोगुना बढ़ाएंगे तो वो 4 गुना कम होगा। तो कितना बोला है, त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया तो इसका विस्तार कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि चौथाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए मेरा कितना है, चौथाई मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है मेरा कि द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका क्या है। तो सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका में क्या होता है, चारकोल का दीप उच्चतम ताप पर गर्म किया जाता है, काले रंग के साथ लेपित धातु है, कांच की सतह पर कोलेक्टर के साथ लेपित खोखले बाड़े के अंदर काला हो या गर्म छेद हो गया। तो 30 नंबर कृष्णिका क्या होता है, यही होता है, खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया एक छोटा छेद, इसी को क्या कहते हैं, आदर्श कणिका कहते हैं। और आदर्श कणिका को जब भी, इसका ऐसा नहीं कि इसका कलर काला ही होगा, कणिका यानी ब्लैक बॉडी बोल दिया, ऐसा नहीं कि इसका कलर काला ही होगा, इसको जब भी हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तब इसका कलर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, तो किसी गैस के लिए 1 मोल के ताप पर T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा जो होता है मेरा 3/2 RT होता है, इसका फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT। इस फॉर्मूला में रख के जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ का थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं है। थर्मोडायनेमिक स्थिति में क्या होता है, P, V, N, R, T, ये सब में संबंध जो बताता है उसी को थर्मोडायनेमिक कहा जाता है। P से हो गया प्रेशर, दबाव है मेरा, V से वॉल्यूम यानी कि आयतन है मेरा, T फॉर टेम्परेचर है मेरा, कार्य है यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 32 का 1। कार्य मेरा नहीं है, तो कार्य वही बोल रहा है, विशेषता नहीं है, तो कार्य विशेषता नहीं दर्शाता है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरा 33वां सवाल क्या है, ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह एक कथन जिसके परिणाम स्वरूप आता है, मतलब यह किसके परिणाम स्वरूप आता है, यह वाला, जब भी ऊष्मा प्रवाहित होता है कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित कभी नहीं होता है। जब भी हम किसी भी वस्तु को छूते हैं, मान लेते हैं अगर हम ये यहाँ पे आग जल रहा है, ये मान लीजिए आग जल रहा है, यहाँ पे आग जल रहा है, यहाँ पे हम लोहा का एक तो कील ले लेते हैं या फिर लोहा का कोई भी छड़ी ले लेते हैं, उसको जब छुएंगे तब गर्म हो जाता है, गर्म होता है, हमको भी गर्म लगने लगता है। यहाँ पर हीट है, अधिक ऊष्मा है, हीट धीरे धीरे इस ओर जा रहा है, तो इस ओर जा रहा है यानी कि अधिक ऊष्मा से कम की ओर जा रहा है, कभी भी कम से अधिक की ओर नहीं जाता है। तो ये कौन सा नियम बताता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम मेरा बताता है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा, देखिए क्या है ऑप्शन नंबर मिलाइए, द्रव्यमान का संरक्षण, गति का संरक्षण, सी नंबर ऊष्मा प्रवाहिकी का पहला नियम, डी नंबर ऊष्मा प्रवाहिकी का दूसरा नियम। तो मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ऊष्मा प्रवाहिकी का दूसरा नियम मेरा बताता है कि कैसे नहीं होगा या फिर कैसे होगा। ठीक है, तो अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा कि एक इंजन की दक्षता 1/6 है, तब जब सिंक का तापमान 62 डिग्री कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान क्या है, तो ये तो पूरा तरह का न्यूमेरिकल है, आपको बनाना पड़ेगा, तो आप लोग बनाइएगा, हम सिर्फ फार्मूला बता देते हैं और आंसर बता देते हैं। 34 का आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर। सिंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा फिगर के टाइप से ही बना देते हैं, ये मान लीजिए मेरा क्या है, स्रोत है, स्रोत यानी कि जहाँ से ऊष्मा लिया जा रहा है, स्रोत है, मशीन में डालेंगे, उसके बाद कुछ ऊष्मा वेस्टेज चला जाता है, मान लीजिए इधर वेस्टेज चला गया कुछ ऊष्मा,
और जो मिलेगा उसको हमको, मान लीजिए यहाँ पे हम Q उष्मा दिए थे, मेरा W काम हुआ और इधर पर कुछ वेस्टेज चला गया ना, इसको सिंक कहा जाता है। तो सिंक का या फिर स्रोत का तापमान उसको निकालने का फॉर्मूला होता है पहले दक्षता N बराबर होता है 1 माइनस N1/N2 इंटू 100%। इस फॉर्मूला में करके निकालिएगा, आपका निकल जाएगा। देखिए दिया हुआ है ना, दक्षता 1/6 दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या होता है? परम शून्य ताप को कहा जाता है 0 केल्विन। 0 केल्विन ये भी याद रखिए, 0 केल्विन को क्या कहते हैं? ओके नहीं लिखा हुआ है, 0 केल्विन। 0 केल्विन ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहा जाता है। बोल रहा है गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या होता है? पानी जम जाता है या फिर द्रव हीलियम जम जाता है, इसकी आणविक गति रुक जाती है। तो किसी भी चीज़ का आणविक गति, हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि प्रत्येक वस्तु के अंदर मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल गति करते रहता है। जब भी परम शून्य ताप पर ले जाएंगे तो उसका आणविक गति रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्या है, गैसों में ध्वनि तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग हम लोग जानते हैं क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। तो गैसों में ध्वनि तरंग क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, ये सब तो 9th क्लास का बेसिक चीज़ है, आपको याद ही होगा। आगे बढ़ते देखिए, यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होता है? ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी F बराबर होता है, F व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम पीरियड के, ठीक है। बोल रहा है 20 कंपन पूर्ण करती है 2.5 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में कितना कंपन कर सकता है? तो अगर हम यहाँ पे एक एक नियम से निकाल लेंगे, 2.5 सेकंड में कितना? 20 कंपन, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 20 बटा में 2.5। इसको करेंगे ऊपर में 200 हो जाएगा, कटा देंगे इसको, 8 बार में कटेगा, तो 8 हर्ट्ज हो जाएगा आंसर मेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, इसका हम लोग बेसिक से समझ सकते हैं, बेसिक सा सवाल है। बेसिक सवाल क्या कहता है कि आवृत्ति क्या होता है? 1 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कंपन निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति तो जस्ट उसी के तरह है, 1 सेकंड में कितना बार दोलन करेगा उसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल को देखिए थोड़ा एक लाइन में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लड्डू खाना है, तो लड्डू खाना है तो 1 सेकेंड में आप कितना लड्डू खा सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका आवृत्ति। और एक लड्डू को खाने में आपको कितना समय लगा, वो हो जाएगा आपका आवर्तकाल। समझ में आया? 1 सेकेंड में हम कितना लड्डू खा, मान लीजिए 1 सेकेंड में हम 2 लड्डू खा लिए तो वो मेरा हो गया आवृत्ति। और एक लड्डू को खाने में मान लीजिए हमको 5 घंटा का समय हो लगा, तो टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल हो जाएगा 5 घंटा। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि एक लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति क्या होती है, यानी कि 60 सेकेंड में 78 बार, तो 1 सेकेंड में कितना? 78 बटा में 60। और जब भी इसको डिवाइड किया जाएगा तो मेरा ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, लगभग में उतना हट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है मेरा 39वां सवाल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है? सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण आवश्यक नहीं है। अगर चंद्रमा पर भी ले जाएंगे सरल आवर्त गति हो सकता है मेरा, लेकिन ये सब रीस्टोरिंग फोर्स मतलब सरल आवर्त गति में दोलन करता है, तो दोलन करता है तो आगे जाएगा तो उसको रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स तो आवश्यक है, पुनः स्थापन बल आवश्यक है, इनर्शिया भी आवश्यक है, सामग्री माध्यम भी आवश्यक है, मटेरियल मीडियम मतलब मटेरियल नहीं रहेगा तो उसमें किसमें आप सरल माध्यम कीजिएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए लास्ट सवाल देखते हैं, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंसर टिक करना चाहिए तो ए, ठीक है। तो लास्ट सवाल आप देखते हैं। लास्ट सवाल है कि SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो प्रत्यानयन बल जो कार्य करता है वो विस्थापन से कोई रिलेट नहीं होता, विस्थापन से स्वतंत्र नहीं, विस्थापन के सीधा समानुपाती है, तो सॉरी विस्थापन का सीधा समानुपाती होता है। तो विस्थापन का सीधा समानुपाती हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं प्रत्यानयन बल को F से अगर दर्शाएंगे, F जो है सीधा समानुपाती होता है किसके? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को S से दर्शाते हैं, F समानुपाती S हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और
अधिक से अधिक बच्चों को फैला दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबका भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।